गुड इवनिंग भाई लोग। क्या हाल है भाई सभी के? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो रुक रही है? बस एक दो मिनट रुक जाओ, एक दो मिनट रुक जाओ। अभी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार आज तो कुछ नहीं रुकना चाहिए भाई, आज तो सब ठीक है। आज तो इंटरनेट की स्पीड भी बढ़िया है, कल तो कम आ रही थी। बताओ भाई। अच्छा, वीडियो रुक रही है, बफरिंग हो रही है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। थोड़ा सा पेस पकड़ने में हल्का सा टाइम लगता है। हो जाएगा। डोंट वरी। हम्म। चलो भाई, शुरू करें फिर। ओके ओके ओके। अभी बताओ। अभी ठीक है? मेरी क्लास में लगे पड़े हैं लग रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी सही है ना? नहीं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है। ज्यादातर हिस्सा ओरिजिनल है, कुछ को रेनोवेट किया गया है। भाई सभी लोग बताओ, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो यार। एक एक बंदा बोलेगा तो फिर वो उसे ऐसा लगेगा कि शायद उसका नेट खराब है। वीडियो रुक रही है, बफरिंग हो रही है, क्या हो रही है? वीडियो रुक रही है? मतलब तुम इंटरनेट वाले की ऐसी तैसी करवा के मानोगे आज मेरे से? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। वेट वेट। ये अभी भी वैसा ही है।
फाइबर ही है ये, साला फाइबर ही है। फाइबर में भी तो नौटंकी हो रही है, दिक्कत तो ये है। अभी सब ठीक है, साउंड नहीं जाएगा, साउंड नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है। 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो यार। मेरी क्लास में ना कुछ लग रहा कोई पनौती है ससुरा। 2 मिनट वेट करो। अभी ठीक है। चलो 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 ठीक है, शुरू करते हैं फिर। शुरू करें। सही बोल रहे हो भाई, भूत आ जाता है 7 बजे वाली क्लास में। हवन करवाना पड़ेगा मेरे को। हवन करवाएंगे, हवन करवाएंगे। और इंटरनेट वाले की आहुति दूंगा मैं इसमें। चलो शुरू करें फिर। वॉइस से काम चला लेंगे, पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ तो इतने प्यारे बच्चे हैं, एडजस्ट करने को तैयार हैं, और एक साला इंटरनेट वाला है, वो मरेगा मेरे हाथों आज। चलो भाई देखो, शुरू करते हैं। वॉइस से काम चलाओ थोड़ा आज। छोटा सेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटा सेशन है, बड़ा नहीं है। आज किसी किसी तरीके से काम चलाओ। कल तक ये ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर मैं बताता हूं। चलो भाई, हमारे पास है चोल डायनेस्टी। चलो देखो, हमारे पास है चोल डायनेस्टी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, अब जो बफरिंग हो रही है तो हो रही है, अब तुम थोड़ा सा सहो। मैं कल से सह रहा हूं, थोड़ा सा तुम सहो, और उसके बाद फिर कल से नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डायनेस्टी रही है। चोल राजवंश साउथ का बहुत ही फेमस राजवंश रहा है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे लंबे टाइम तक साउथ में रूल करने वाली डायनेस्टी रही है ये, सबसे लंबे टाइम तक। इस डायनेस्टी की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जैसे जो जिन चोल राजाओं को हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से दो बेटा, ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, आवाज पे फोकस करो, आवाज सही आ रही है, उससे भी काफी कुछ हो जाएगा, और कल के बाद ये भी दिक्कत नहीं रहेगी, सब कुछ सब बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो देखो। तो चोल डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि भाई ये एंशियंट डायनेस्टी है, लंबे टाइम तक इसने रूल किया है। वैसे तो चोल वंश की जो शुरुआत है वो 300 बीसीई में, 300 बीसीई में होती है, जब मौर्याज का एस्टेब्लिशमेंट होता है ना भाई। जब मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश की स्थापना करता है 321 बीसीई में, उसी के आसपास साउथ में भी चोल राजवंश की शुरुआत होती है। हालांकि उस वक्त के चोल राजवंश को ज्यादा कोई नहीं जानता, मौर्य साम्राज्य के टाइम के चोल राजवंश को कोई नहीं जानता। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। पर फिर भी 300 बीसीई से लेकर 300 बीसीई से लेकर 200 बीसीई तक, यानी लगभग 100 साल तक तो इन्होंने ठीक ठाक रूल किया। हालांकि हम उस वक्त के राजाओं के बारे में ज्यादा जानते नहीं। पर फिर क्या हुआ इस चोल राजवंश के साथ, फिर क्या हुआ बच्चों, इस चोल राजवंश के साथ फिर यह हुआ कि भाई ये पल्लव राजवंश, पल्लव, साउथ में एक और डायनेस्टी आई, पल्लव राजवंश के नोबल्स बन के रह गए, ये उनके मिनिस्टर्स बन के रह गए, ये उनके जागीरदार बन के रह गए। और 700-800 सालों तक भाई लोग, 700-800 सालों तक पल्लव डायनेस्टी के ये जमींदार जागीरदार बन के रहे। यानी इनकी जो अपनी इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई, अपनी जो स्वतंत्रता थी राजाओं के तौर पर वो खत्म हो गई, और एक लंबे टाइम तक इन्होंने गुलामी की है पल्लव राजवंश की। पर 850 ईस्वी में, 850 एडी में, 850 एडी से लेकर 1200 एडी तक चोल राजवंश ने जो जबरदस्त तरीके से तरक्की की है बच्चों, जो जबरदस्त तरीके से तरक्की की है वो देखने लायक थी। समझ में आ रहा है तुमको, जो तरक्की की है इन्होंने जबरदस्त तरीके से, वो देखने लायक थी। मैं कैसे बता रहा हूं ये देखो ध्यान से।
होता क्या है यहां पर, होता क्या है कि जैसे यहां पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर कि चोल राजवंश, नहीं भी दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, सुनते जाओ। चोल राजवंश दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले परिवारों में से एक है। तो याद रखो कि इसकी शुरुआत जो है संगम युग में हुई थी, यानी वही जब मौर्याज नॉर्थ में थे, मौर्यन राजवंश नॉर्थ में था, उत्तर में था, उस वक्त चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य ये लोग साउथ में थे। तो जहां मौर्य उत्तर में उभरे वहीं दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य उभरे। और उस वक्त जो चोल उभरे वो 100 साल के लिए उभरे थे। उसके बाद ये जो है पल्लव राजवंश के एक तरीके से उनके जागीरदार बन के रह गए। और ध्यान से देखो, चोल राजवंश का जो अध्ययन है संगम चोल यानी कि वो मौर्यास के टाइम के चोल, शाही चोल यानी कि 850 से 1070 वाले ईसा पूर्व के चोल, और फिर 1070 के बाद जो 1200 तक रहे, 1070 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व नहीं, 1070 ईसवी से और उसके बाद के जो चोल रहे उनको बोला जाता है बाद के चोल। यानी 3 तरह की चोल डायनेस्टी है भाई, 3 अलग अलग पीरियड की चोल डायनेस्टी है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में तो दिक्कत नहीं आ रही है, सुनाई तो दे रहा है ना सबको अच्छे से? वीडियो का तो आज मैं सेट कर दूंगा, तुम चिंता ही मत करो। आज वीडियो तो ऐसी सेट करूंगा आज मैं, तुम बस मुझे वॉइस का बता दो वॉइस क्लियरली पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि माथा मेरा भी ठनक चुका है अब। वॉइस का बता दो तुम बस, वॉइस ठीक है? अगर वॉइस ठीक है तो ये चैप्टर जो है ऐसे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। यस सर क्लियर है। चलो देखो बेटा ध्यान से देखो, तो चोल राजवंश का अध्ययन जो है वो 3 तरह से करते हैं, यानी चोल 3 तरह के रहे हैं। एक तो रहे संगम चोल, तो संगम चोल तो वो उस टाइम के चोल हैं जो मौर्यास के टाइम के हैं, है ना, 300 बीसी से लेकर 200 बीसी तक सबसे पुराने चोल हैं संगम चोल, संगम काल के हैं क्योंकि ये मौर्यास के टाइम के हैं। उसके बाद दूसरे हैं शाही चोल। शाही चोल जो हैं जब दोबारा ये राजा बने 850 एडी में, यानी 850 सीई में, और 1070 तक ये राजा के तौर पर रहे बढ़िया, तो यहां तक के चोल को बोल रहे हैं शाही चोल। और जो तीसरे चोल आए हैं ये हैं लेटर चोल, यानी बाद के चोल। तो बाद के जो चोल हैं ये हैं 1070 एडी के बाद, यानी 1070 सीई के बाद के, 1070 सीई के बाद में, यानी 3 तरह के चोल हैं, संगम, शाही और लेटर चोल, यानी बाद के चोल। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये मैप अगर तुम्हें कहीं दिख रहा हो, ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं आज बारिश बहुत जबरदस्त आई है दिल्ली में, मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की ऐसी तैसी हो रही है और इंटरनेट वाली की ऐसी तैसी मैं करूंगा, तुम इधर देखो, ठीक है, बारिश वगैरह सब है, बारिश वगैरह में इंटरनेट रुकना ही नहीं चाहिए साला, फाइबर वाला तो तब भी नहीं रुकना चाहिए, पर ये रुक रहा है तो मतलब इनकी ऐसी तैसी होगी। देखो ये जो ब्लू कलर से जो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये है हमारा चोल वंश का इलाका, चोल राजवंश का इलाका, ठीक है। और इनकी राजधानी हुआ करती थी तंजावुर, जिसे तंजौर भी बोलते थे, तंजौर भी बोलते, तंजौर कहो या तंजावुर कहो, चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, अब देखो, अब हमारे पास आगे है कि भाई ध्यान से देखना, अगर चोलों के बारे में अगर हमें शुरुआती चीजें पता चलती हैं तो वो पता चलती है अशोक के इंस्क्रिप्शन से, अशोक के शिलालेखों से। तुम सबको मालूम है अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, है ना, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, स्तंभ और इंस्क्रिप्शंस वगैरह। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे चेर, पांड्य के साथ साथ संगम काल के जो चोल हैं उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि प्राचीन उत्पत्ति है इनकी, बहुत पहले से चोल जो है स्टैब्लिश हो चुके हैं मौर्यास के टाइम से ही, पर इनका ज्यादातर समय
चोल इतिहास का ज्यादातर समय जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि पल्लवों और पांड्यों के सामंत के तौर पे रहा, उनके जागीरदारों के तौर पे रहा। राजा तो ये ससुरे 100-150 साल ही रहे, उसके बाद तो ये जागीरदार बन के रह गए, करीबन 700-800 साल जागीरदार रहे, और उसके बाद 850 में जाके ये फिर से उभरे हैं, 850 एडी में जाके फिर से उभरे हैं। 700-800 साल इन्होंने गुलामी तो कर ही ली है। अब वही वाली बात है कि नाइन्थ सेंचुरी के बीच में, यानी 850 एडी के आसपास, 850 एडी के आसपास चोल साम्राज्य सक्षम नेताओं की एक श्रृंखला के तहत प्रमुखता से उभरा और अंततः दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। मतलब शुरुआत जो शक्तिशाली बनने की हुई वो 850 एडी में, याद रखना 850 एडी में जो चोल साम्राज्य उभर के आया। ध्यान से देखो, कोई बात नहीं दिनेश, आज सह लो बच्चों, वो अगर आज तुम सह लोगे, मैं किसी और को सहा दूंगा फिर तगड़े से, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी के मध्य में चोल साम्राज्य सक्षम नेता यानी बहुत बढ़िया रूलर्स की वजह से एकदम से तेजी से उभरा, और उसके बाद ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, ठीक है। इसके बाद ये जो शाही और बाद के चोल आए ना, यानी 850 से 1070 एडी तक तो शाही चोल रहे, यही सबसे खतरनाक तरीके से उभरे शाही चोल। इन्होंने ही चोलों की इज्जत को बचा लिया, वरना तो वो गुलाम बन के रह रहे थे पल्लवों के और पांड्यों के। तो शाही चोल और उसके बाद जो बाद के चोल हैं, यानी 1070 से 1200 एडी तक के जो चोल हैं, ये हैं बाद के चोल। सबसे लास्ट वालों को बोलते हैं बाद के चोल। तो ये जो बाद के चोल हैं और शाही चोल है ना, इन्होंने 13वीं शताब्दी तक विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया और जबरदस्त तरीके से शासन किया। मतलब शाही चोल और बाद के चोलों ने तो झंडा गाड़ दिया है। संगम युग के जो चोल थे वो तो ससुरे नल्ले थे, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, नोट्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें। बाकी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर कल के बाद ये दिक्कत हो जाए ना, ठीक है, चलो तुम तो परेशान हो ही रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हो रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर कोई बात नहीं, आज सह लो। अब देखो बेटा, ये जो चोल डायनेस्टी है, संगम काल के चोलों को तो हमें पढ़ना ही नहीं है। वो जो अपने संगम युग के जो चोल हैं मौर्यास के टाइम के, उन चोलों को तो पढ़ना ही नहीं, उन राजा को पढ़ना नहीं। पर 850 के बाद से जो शाही और बाद के चोल आए हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम शायद तुम्हें दिख रहे हो, ठीक है, शायद तुम्हें दिख रहे हो। नहीं बेटा पिंकू, ये वो पांड्या नहीं, वो तो पांडव थे, ये पांड्य है, पांड्य, हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या का जो पांड्य है वो वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल वो जो PS1 मूवी आई थी पोन्नियन सेल्वन, बिल्कुल वो चोलों पर ही है, पर वो संगम काल के चोलों पर है, शाही चोल पर नहीं है, संगम काल के चोलों पर है, ठीक है। वो नल्ले चोलों पर आई थी वो मूवी। अब देखो बेटा, तो याद रखो, शाही चोल राजवंश की स्थापना 850 ईस्वी में, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो शाही चोल हैं, जो जबरदस्त चोल हैं, उनकी स्थापना 850 एडी में हुई है, 850 एडी में हुई है, और इसकी स्थापना की है विजयालय ने। ये नाम अपने दिमाग में बुरी तरीके से बिठा लो भाई, विजयालय ने क्या किया, 850 एडी में चोल राजवंश की स्थापना की और शाही चोल की स्थापना की। यहीं से चोल जो है उभरना चालू हुए, और इस वंश के और भी महत्वपूर्ण शासक हैं जो यहां पर हैं। विजयालय के बाद देखो, विजयालय ने तो 850 से 871 एडी तक रूल किया, फिर 871 से विजयालय के बाद आ गया आदित्य वन, उसके बाद आया परांतक प्रथम। तो विजयालय के बाद आदित्य के बाद परांतक, और परांतक के बाद आया बच्चों यहां पर उत्तम चोल। कौन आया? उत्तम चोल, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल नल्ले चोलों पर थी वो मूवी। अब देखो ध्यान से, देखो, अब हमारे पास है ये 4 राजा। पर मैं आपको बताऊं, इस पूरे शाही चोल में, यानी जो बढ़िया वाला चोल डायनेस्टी है,
इसमें बच्चों दो राजा और हैं जिनका मैंने नाम अभी शामिल नहीं किया, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा, ये चैप्टर कल खत्म होगा। ठीक है, आज तो ये आधा होगा, कल ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि चोल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, अगर हम इसको ऐसे जल्दबाजी में निपटा देंगे तो कोई सेंस नहीं बनता इसको पढ़ने का। चेर और पांडे जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पर ये नहीं। तो याद रखना, विजय आले ने चोल वंश की स्थापना की 850 एडी में। फिर उसके बाद आदित्य प्रथम आया, उसके बाद परांतक प्रथम आया, और उसके बाद आया उत्तम चोल। उत्तम चोल के बाद एक और चोल आएगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, इसमें लिस्ट में नहीं है, यहां पे कल की लिस्ट में डालूंगा। उसका नाम है राजराज प्रथम, राजराज चोल। और राजराज चोल के बाद आएगा राजेंद्र प्रथम, यानी राजेंद्र प्रथम चोल। ठीक है, तो याद रखना, विजयालय, आदित्य, परांतक, उत्तम, राजराज और राजेंद्र, ये है 6 राजा जिन्होंने चोलों को एकदम शिखर पर पहुंचा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले विजयालय की बात करते हैं। चोल वंश का संस्थापक है, 850 एडी में इसने क्या किया, ध्यान से सुनो। इससे पहले के जो चोल थे, मैंने तुम्हें बताया पल्लवों के और पांड्य राजाओं के गुलाम हो रखे थे ससुरे। इस बंदे ने हिम्मत की कि पल्लवों की ऐसी तैसी करनी है, बहुत हो गई गुलामी का टाइम, बहुत हो गया गुलामी की जिंदगी, अब हमें इंडिपेंडेंट राजा बनना है। तो ये हिम्मत किसने जुटाई, ये हिम्मत जुटाई विजयालय ने। विजयालय ने क्या किया, ये पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का जागीरदार था। इसने क्या किया, इसने धीरे ही धीरे पल्लवों का सामंत रहते हुए आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी तरफ कर लिया, बच्चों। और तंजौर, जो कि पल्लवों की राजधानी थी, तंजौर पर कब्जा कर लिया 850 एडी पर, और शाही चोल शासन की शुरुआत करते हुए उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी पल्लवों की ऐसी तैसी सबसे पहले किसने की, विजयालय ने। यानी इसके पूर्वज ससुरे नल्ले थे, सामंत थे पल्लवों के। ठीक है भाई, बिल्कुल। अभी मैं सारा का सारा इनका आर्किटेक्चर भी बताऊंगा कल की क्लास में कि किसने कौन सा मंदिर बनाया, तो डोंट वरी, आर्किटेक्चर चोल राजवंश का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये समझता हूं, और मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो टेंशन मत लो, कल वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रारंभ में पल्लवों का सामंत था, 850 एडी में तंजौर पर कब्जा कर लिया और शाही चोल की शुरुआत कर दी और तंजौर को अपना राजधानी बनाया। अब यहां पे देखो, इस बंदे ने, विजयालय ने एक मंदिर बनवाया, तंजौर में ही है आज भी। तंजौर में इनकी एक देवी है, निशुंभ सुदिनी। बेटा कौन सी देवी है, निशुंभ सुदिनी। ठीक है, निशुंभ सुदिनी, ठीक है, निशुंभ सुदिनी के मंदिर की भी स्थापना की। तो याद रखना, निशुंभ सुदिनी मंदिर की स्थापना की है विजयालय ने तंजौर में ही। इसके बाद, अब तंजौर तुम्हें मालूम है, ये दिख रहा तंजौर यहां पर, ये चोल है। चोल साम्राज्य की राजधानी, शुरुआती राजधानी तंजावुर, आज तंजावुर बोलते हैं, उस वक्त बोलते थे तंजौर। ठीक है बच्चों, अब मुझे बस एक बात बता दो ताकि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिले कि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो की तो ऐसी की तैसी, वो तो हम कर देंगे आज। तुम ये बताओ कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ। पल्लवों ने करीबन 400 से 500 साल शासन किया है, और चोल जो है उनके सामंत रहे, उनके गुलाम रहे, उनके जागीरदार रहे हैं। ठीक है रश्मि, चलो बहुत बढ़िया। अगर वॉइस बढ़िया आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एंड मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तुमने पेशेंस बनाए रखा है, तुम्हारा इतना सपोर्टिव बिहेवियर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसी सिचुएशन में। वरना बच्चे जो हैं दूसरे धोखा दे जाते हैं, पर तुम बढ़िया टिके हुए हो, थैंक यू सो मच। चलो देखो, अब देखो, अगर तुम्हें ये इमेज दिख रही हो, ये है निशुंभ सुदिनी मंदिर। अगर तुम देख पा रहे हो बच्चों, ये इमेज देखो, निशुंभ सुदिनी मंदिर है ये विजयालय ने बनवाया है। अगर तुम देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो, निशुंभ सुदिनी, देख पा रहे हो भाई, निशुंभ सुदिनी मंदिर है ये। अगर देख पा रहे हो तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, फिर मैं आगे स्लाइड चेंज करता हूं। यह है निशुंभ सुदिनी मंदिर, और ये बनवाया है विजयालय ने, ये विजयालय ने बनवाया। चलो बहुत बढ़िया, दिख रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास यहां पर
इस मैप का इस्तेमाल करेंगे हम, इस मैप का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो परांतक आ गया, तो विजयालय के तो बारे में 2 ही पॉइंट है। पल्लव को ऐसी तैसी कर दी, तंजौर को राजधानी बना दिया 850 एडी में, और निशुंभ सुदिनी का मंदिर बना दिया तंजौर में। अब परांतक की बात करते हैं, ठीक है। आदित्य ने ज्यादा कुछ किया नहीं भाई, आदित्य ने ज्यादा कुछ किया नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा कंटेंट है इसके बारे में भी, ध्यान से देखो। आदित्य के बारे में यहां पर एक कंटेंट है, फिर हम परांतक पे आएंगे। आदित्य ने क्या लिखा? आदित्य प्रथम ने 885 ईस्वी में 885 एडी में मदुरई के पांड्यों को हराया, मदुरई के पांड्यों को हराया। मदुरई कहां पर देखो इस मैप में, ये मदुरई है बच्चों, यहां पर यह है मदुरई। मदुरई जो है अपने मंदिरों की वजह से फेमस है। तो मदुरई जो है राजधानी थी पांड्यों की, पांड्यों की राजधानी क्या है? मदुरई। चोलों की राजधानी क्या है? तंजौर, जो पहले पल्लवों की राजधानी थी। वैसे पल्लवों की एक राजधानी कांचीपुरम में भी थी, कांचीपुरम में पल्लवों की राजधानी थी एक। चोलों ने फिर तंजौर को राजधानी बनाया, और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो आदित्य वन ने मदुरई के जो पांड्य हैं उनकी ऐसी तैसी कर दी भाई, ठीक है। निकुंज बेटा ये देखने वाला टाइम होगा कि इनकी वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं। जैसे हालात इनके चल रहे हैं, जैसे बढ़ा रहे हैं वैकेंसी, तो हो सकता है कि बढ़ जाए। पर तुम भाई तुम अपनी एक वैकेंसी पे फोकस करो बे, ठीक है, उस तरह से पढ़ाई करो। बिल्कुल अमित, मैंने गौरव भाई को बोला तो है कि वो अपलोड कर दे, अभी तक अपलोड नहीं हुई है, मैं चेक करता हूं, ठीक है। और आज जो है तुम्हारे पास जैनिज्म के क्वेश्चन आ जाएंगे अभी क्लास के बाद। तुम्हारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के आ चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, बुद्धिज्म के आ चुके हैं, मैं जैनिज्म के क्वेश्चन बढ़ा के दे रहा हूं, ठीक है। वो उसको आज चेक कर लेना। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के आते जाएंगे, टेंशन मत लो, एक एक दिन में। अब देखो ध्यान से, तो आदित्य ने क्या किया? आदित्य प्रथम ने 885 एडी में मदुरई के पांड्यों को हराया, और इनका जो एक अंतिम शासक था, जो इनका जो लास्ट रूलर था पांड्यों का, अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, अपराजित का मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, और ससुरा हार गया। जैसा नाम है वैसा कुछ कर ही नहीं पाया ससुरा, अपराजित। ससुरा ऐसी नाम रख लेते हैं, हार गया ससुरा यहां पर। अपराजित वर्मन 897 में इसको और हराया नहीं है, इसको मारा है ससुरे को, ठीक है। मारकर पल्लव वंश को ही समाप्त कर दिया चोलों ने। बहुत गुलामी सहेली तुम्हारी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो आदित्य प्रथम ने 885 में मदुरई के पांड्यों को हराया, और जो इसका लास्ट रूलर था 897 में अपराजित वर्मन, जैसा नाम है कि कोई इसे हरा नहीं सकता, इसको हराया भी और मार भी दिया आदित्य वन ने, ठीक है। और मारकर पल्लव वंश की बैंड बजा दी, क्लोज खाता, इनका खाता ही क्लोज कर दिया है, इनका खाता ही क्लोज कर दिया है। अब ध्यान से देखो, आदित्य ने क्या किया? आदित्य ने कन्नड़ देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और पश्चिमी गंग राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भाई ध्यान से देखो, इस मैप पर मदुरई तो यह है, मदुरई का तो इसने खात्मा कर दिया आदित्य वन ने। मदुरई के पांड्यों की तो ऐसी तैसी कर दी, अपराजित वर्मन को पराजित करके, अपराजित वर्मन को पराजित करके पांड्य खत्म। और इधर जो है गंग वंश था, आंध्र प्रदेश में ना, इधर पे गंग वंश था। उस गंग वंश के साथ, ये गंग वंश जो है एकदम यहां तक फैला हुआ था, गंग वंश के साथ इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, ताकि इसके राज्य को मजबूती मिले, चोल राजवंश को मजबूती मिले। क्योंकि भाई देखो, जिस परिवार के तुम दामाद बनोगे, तो जो तुम्हारा ससुरा होगा और जो तुम्हारा साला होगा, उसका फुल सपोर्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम बोलोगे साले साहब आर्मी लेके आ जाओ, पांड्यों की ऐसी तैसी करनी है, पल्लव की ऐसी तैसी करनी है, वो बोलेगा जीजा जी आ रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो याद रखो, गंग वंश जो है उससे शादी वाला संबंध स्थापित कर लिया आदित्य ने, और गंग वंश का फुल सपोर्ट मिला फिर अपने इस चोल वंश को, आदित्य को, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो रश्मि, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, सीक्वेंस में आने दो, अपने आप पता चल जाएगा, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो हम चोल पे हैं, चेर पांड्य पल्लव चालुक्य जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो।
बिल्कुल साल्वेशन दे दिया अपराजित को, बोला भग ससुरे। देखो ध्यान से, तो कन्नड़ देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी गंग राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चेर राजवंश के साथ भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चोलों के आदित्य के टाइम पर क्या हुआ, जैसे ये तो गंग वंश है, ठीक है, ये पूरा यहां पर ये गंग वंश है, ठीक है, ये गंग वंश है। गंग वंश के साथ तो शादी वाले संबंध स्थापित कर लिए। चेर जो केरल में शासन कर रहे थे, चेरों के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, तो मतलब चेर इसके दोस्त हो गए, है ना। गंग वंश इसका ससुराल हो गया, वहां से सपोर्ट, चेरों की तरफ से सपोर्ट, यानी पांडे और पल्लवों की तो भाई बैंड बजा दी इसने, घेर के मारा इनको, ठीक है। अपराजित को ऐसा पराजित किया है कि ससुरा दुनिया से ही चला गया। अब देखो, अब आएगा परांतक, अब आएगा परांतक। ध्यान से देखो बेटा, परांतक के बारे में क्या कहा है कि परांतक ने श्रीलंका, उस जमाने में इलंगई के नाम से जाना था श्रीलंका को। श्रीलंका के भी ना कई सारे नाम रहे, जैसे मौर्यास के टाइम पे, अशोक के टाइम पे से सिलोन बोलते थे, सिलोन। फिर अब चोल, जब ये शाही चोल यहां पे शासन कर रहे हैं, इस टाइम पे इनको बोल रहे हैं इलंगई। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इलंगई, इलंगई के नाम से जाना जाता है। और फिर ध्यान से देखो, परांतक ने श्रीलंका को जीता और एक बार शक्तिशाली राष्ट्रकूटों को भी हराया। तुम लोगों ने राष्ट्रकूट याद है, पढ़े थे उस टाइम पर, वही अपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में, पाल, राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, है ना। तो उन राष्ट्रकूटों को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, और इसके प्रभाव में संपूर्ण तमिल देश से लेकर आंध्र के नेल्लोर तक शामिल है। यानी इसने कहां तक कब्जा कर लिया, देखो ध्यान से, इसने कहां तक कब्जा कर लिया। ये तो सब आदित्य, ये तो सब आदित्य का किया धराया, यहां पर लिख देता हूं भाई, ये तो आदित्य का फैला हुआ साम्राज्य है। आदित्य वन ने यहां पर ये सारी चीजें संभाली हुई हैं, इनकी ऐसी तैसी की, इनकी ऐसी तैसी की। अब यहां पर पूरा तमिल, यानी साउथ, पूरा तमिल और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तक, ये वाला नेल्लोर, यहां पे नेल्लोर है, नेल्लोर तक, यहां तक ये पूरा का पूरा एरिया पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। किसने, परांतक ने। परांतक ने पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया। अब कोई ना पांड्य है ना कोई पल्लव है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा चोल है, ठीक है। कन्याकुमारी से लेकर ससुरा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तक ये पूरा चोल है। उसके बाद देखो, इन्होंने तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर बनवाया। अब देखो बेटा, परांतक ने क्या किया, तमिलनाडु के चिदम्बरम में, अब चिदम्बरम कहां पर है वो भी बताते हैं आपको। देखो ये है नटराज मंदिर, ये नटराज मंदिर अगर देख पा रहे हो तो, गौरव भाई हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, ध्रुव वगैरह, बिल्कुल दिनेश, वेरी गुड, याद आ गया तेरे को, राष्ट्रकूट वही ध्रुव वगैरह है। ये देखो, ये मंदिर अगर तुम देख पा रहे हो, ये है नटराज मंदिर चिदम्बरम में, देख पा रहे हो सभी लोग, सभी लोगों को दिख रहा है तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। ये कौन है, ये है अपना नटराज मंदिर चिदम्बरम में। अब चिदम्बरम तुम बोलोगे सर चिदम्बरम कहां पर है, तमिलनाडु में, ये भी बता दो। तो बेटा देखो ध्यान से, ये है चिदम्बरम, मैं मार्क कर देता हूं, मैं मार्क कर देता हूं चिदम्बरम को, ये है चिदम्बरम, रेड कलर से नहीं ग्रीन कलर से मार्क करता हूं। देखो ये तो चेन्नई है आज का, ये तो चेन्नई है ना, ये तो चेन्नई है। चेन्नई के नीचे ये है पुडुचेरी, ये है पुडुचेरी, यानी उस वक्त का पौंडीचेरी। हालांकि पौंडीचेरी को एग्जिस्टेंस में तो लेके आए हैं फ्रेंच, पर उस टाइम पे भी पौंडीचेरी के नाम से फेमस है, उतनी फेमस सिटी नहीं थी। पर नीचे, नीचे है बच्चों ये पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के नीचे है चिदम्बरम, और इस चिदम्बरम में, पौंडीचेरी के नीचे चिदम्बरम में बनाया है नटराज मंदिर। किसने बनाया है, ये बनाया है परांतक ने, नटराज मंदिर चिदम्बरम में परांतक ने बनवाया है, ठीक है। नटराज मतलब लॉर्ड शिवा का मंदिर है ये चिदम्बरम। उसके बाद देखो, प्रांतक द्वारा जारी उत्तर मेरुरु शिलालेख स्थानीय प्रशासन में चुनाव का विवरण देता है। भाई देखो, प्रांतक ने एक शिलालेख लिखवाया था कि इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था उत्तर मेरुरु में, उत्तर मेरुरु। अब मैं तुम्हें बताता हूं उत्तर मेरुरु कहां पर है। भाई देखो, ये जो चेन्नई है, चेन्नई के थोड़ा इस तरफ यहां पर, यह है उत्तर मेरुरु। यहां पर एक शिलालेख मिला है, यहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है उत्तर मेरुरु में। उत्तर मेरुरु में इसने
उस शिलालेख में बताया कि उस टाइम के चोल साम्राज्य में इलेक्शन भी हुआ करते थे, इलेक्शन भी हुआ करते थे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो तो उत्तर मेरेरू में शिलालेख मिला है परांतक का, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से चुनाव होते थे। तो इस तरह से परांतक के बारे में हमें पता चला। ये नटराज मंदिर हमें पता चला। देखो ये तो तुम्हें इमेज में दिख रहा है, ऐसा रियल में देखोगे भाई इतना बड़ा है ना, ये इतना ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अब देखो, अब परांतक का राष्ट्रकूटों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ, ठीक है भाई ध्यान से देखो, राष्ट्रकूटों के विरुद्ध जो युद्ध हुए हैं परांतक के, राष्ट्रकूटों को जो हराया है वही ध्रुव वगैरह वाली फैमिली, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर डिस्क्रिप्शन है। जैसे देखो 916 में 916 में वल्लाल के युद्ध में कृष्ण द्वितीय यानी कृष्ण सेकंड, ये राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण सेकंड, इसको बुरी तरीके से हराया परांतक ने। चोल साम्राज्य के परांतक ने 916 में वल्लाल के युद्ध में, वल्लाल बेसिकली जगह है तेलंगाना में आज के टाइम में, मैं अभी मार्क करूंगा, वल्लाल के युद्ध में कृष्ण सेकंड को बुरी तरीके से हराया। वल्लाल ये देखो, ये इधर तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहां पर देखो ये तो हैदराबाद है, मैं एच लिख देता हूं, और यहां पर लिखा है, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं वल्लाल। तो वल्लाल के युद्ध में, वी लिखा मैंने, तो वल्लाल के युद्ध में परांतक ने जो ऐसी तैसी की है ना राष्ट्रकूट के कृष्ण सेकंड की, बैंड ही बजा दिए ढंग से। उसके बाद फिर एक और बैटल हुआ 949 में एक और बैटल हुआ बच्चों। इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ तकोल्लम। ध्यान से देखो, तकोल्लम की लड़ाई में 949 में 949 में अब नया राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड, पहले कृष्ण सेकंड था। ठीक है, परांतक जो है कृष्ण द्वितीय को पहले इसने हराया, फिर उसका वंशज आया कृष्ण तृतीय, 949 में उसकी बैंड बजाई। ठीक है, वेल्लोर के पास, ध्यान से देखो राष्ट्रकूट राजा, अब देखो ध्यान से, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को भी यहां पर इसने बुरी तरीके से आया, पर होता क्या है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय जो है यहां पर इसने राज आदित्य चोल की सेना को फिर हराया। ध्यान से देखो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने वेल्लोर के पास अपने बेटे, ध्यान से देखो, ये यहां पर अपने बेटे राज आदित्य चोल की सेना को हराया। ये एक जो फैक्ट है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग फैक्ट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, पर ये जो तकोल्लम की लड़ाई हुई है यहां पे ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वितीय को पहले हराया परांतक ने, और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय को भी हराया। पर यहां पर एक मिसलीडिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको एनसीईआरटी में तो ऐसे ही लिखा है, कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं यूपीएससी की वहां से इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। फिर क्या होता है, इन बैटल्स के बाद, इन युद्धों के बाद चोलों का लगभग, ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पे ये जो कृष्ण तृतीय को चोलों ने हराया, पहले परांतक ने हराया, फिर कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया। यहां पर ये चीज कही गई है, ये थोड़ा मिसलीडिंग सा फैक्ट है, पर मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। पहले परांतक ने कृष्ण तृतीय को हराया, कृष्ण तृतीय ने फिर परांतक के बेटे राज आदित्य चोल की सेना को हराया। और उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये जो कृष्ण तृतीय था ना राष्ट्रकूट राजा, इसने चोलों की बैंड बजा दी है यहां पर। यानी राष्ट्रकूटों के साथ शुरुआत में तो इन्होंने जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी हैं, पर तकोल्लम की लड़ाई में पहले कृष्ण तृतीय हारा, राष्ट्रकूट राजा पहले हारा, फिर उसने राज आदित्य चोल की सेना को हराया, और इस युद्ध के बाद चोलों का लगभग सफाया हो गया। शाही चोलों का यहां पर लगभग सफाया हो गया, और परांतक की मृत्यु से लेकर जो राज प्रथम, जो मैंने अभी यहां पे लिस्ट में नाम नहीं लिखा है, कल पढ़ाऊंगा उसे, तो राज प्रथम के टाइम पर चोलों का इतिहास जो है उसके टाइम तक अस्पष्ट रहा है। यानी परांतक के बाद चाहे उत्तम चोल आया हो, है ना, परांतक के बाद एक दो चोल राजा आए हैं, जैसे राज आदित्य आया है, यहां पे लिखा है परांतक के बाद राज आदित्य, उसके बाद उत्तम चोल, ये सबसे बीच में दो तीन नल्ले राजा निकल गए। पर बाद में जब आया राज प्रथम, तो वहां से थोड़ा इनका जो वापस से जो हिस्ट्री इनकी क्लियर होने लगती है। तो यहां पर देखो क्या चीजें हमें समझ में आई है, मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो। नहीं नहीं बिल्कुल, इंग्लिश वाला भी ठीक है, इंग्लिश वाला भी ठीक है, वो फैक्ट ही ऐसा ही है, वो फैक्ट ही ऐसा ही है। तो तकोलम की जो युद्ध है, पहले पहले यहां पर ये थोड़ा मिसलीडिंग फैक्ट है। तकोलम की लड़ाई में पहले पहले किसने हराया? पहले परांतक ने हराया कृष्ण तृतीय को। और फिर जब परांतक की मृत्यु हो गई तो कृष्ण तृतीय ने परांतक के बेटे राज आदित्य को हराया, और इसके बाद चोलों का सफाया हो गया, चोलों का सफाया हो गया। और उसके बाद से लेकर चोल के, अब देखो राज आदित्य चोल है, उत्तम चोल है, इनके टाइम में साला कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पर जब राज प्रथम आया उसके बाद बेटा फिर यहां से चोलों का वापस से एक तरीके से पावर में आना शुरू हो गया। अब तुम बोलोगे सर तकोल्लम कहां पर है? तो देखो तकोल्लम यहां पर है, ये इधर चेन्नई है, ये चेन्नई है, और इधर देखो चेन्नई के बाद नीचे यहां पर ये है तकोल्लम, चेन्नई के बिल्कुल पास है तकोल्लम। तो तकोल्लम के युद्ध में पहले पहले किसने हराया? पहले परांतक ने हराया कृष्ण तृतीय को, फिर परांतक मर गया, कृष्ण तृतीय ने फिर उसके बेटे राज आदित्य को हराया, और उसके बाद तो चोलों का सफाया हो गया। फिर उत्तम चोल हो, राज आदित्य चोल हो, उनके टाइम का कुछ नहीं पता। उसके बाद जब राज फर्स्ट आया तो वहां से चीजें फिर थोड़ी और क्लियर हुई। पर उत्तम चोल के बारे में यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। उत्तम चोल ये भी वल्लाल के युद्ध में शामिल था, उत्तम चोल जो है वो भी वल्लाल के युद्ध में शामिल था 916 में। और कृष्ण द्वितीय के, ध्यान से देखो, कृष्ण द्वितीय के अधीन राष्ट्र, अच्छा एक चीज देखो, यहां पर ये साला हिंदी ट्रांसलेशन ना, ये यहां पर ये गलत है, ये गलत है। उत्तम चोल इज क्रेडिटेड विद इंप्रूविंग द चोल आर्मी, चोल आर्मी को उत्तम चोल ने इंप्रूव किया है, ठीक है, इंप्रूव किया है। ही प्रोवाइडेड ईच इन्फेंट्रीमैन, ये बहुत बड़ी बात की है इसने, देखो, ही प्रोवाइडेड ईच इन्फेंट्रीमैन विद अ वेस्ट कोट रिगार्डलेस ऑफ रैंक एंड कास्ट, दिस मेड देयर आर्मी वेरी एफिशिएंट। इसने क्या किया? रैंक और जाति की परवाह नहीं की, और युद्ध में बचने के लिए जो वेस्ट कोट होता है, थोड़ा सा मोटे कपड़े वाला होता है, जैसे आज के टाइम में तुम इसको ऐसे मान लो कि जैसे अपना जैसे वो होता है ना बुलेट प्रूफ टाइप, बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप, उस तरह का जैकेट इसने अपने हर सिपाही हर अफसर को दिया है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है कि रैंक और जाति की परवाह किए बिना इसने नहीं देखा कि कोई सिपाही है कोई अफसर है, इसने बोला भाई मेरी आर्मी का एक एक बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सबको वेस्ट कोट दो ताकि उनको कम से कम घाव लगे, उनको कम से कम घाव पहुंचे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिलास एक बार शुरू से देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना। तो रैंक और जाति की परवाह किए बिना प्रत्येक पैदल सैनिक को एक कमर कोट, यानी कि एक ऐसा जैकेट जिससे उनके शरीर पर घाव ज्यादा ना लगे, वो प्रोवाइड किया, और इससे इसकी जो सेना है बहुत ही कुशल हो गई, बहुत ही बढ़िया हो गई। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आज हमने जो 4 रूलर्स के बारे में पढ़ा, एक तो परांतक, उसके बाद हमने पढ़ा अपना, देखो सबसे पहले विजयालय, फिर आया हमारे पास आदित्य, फिर आया हमारे पास परांतक, उसके बाद हमने पढ़ा राज आदित्य का थोड़ा सा जिक्र आया क्योंकि नल्ला था। उत्तम चोल के बारे में बस एक खास बात ये याद रखना कि इसने अपनी आर्मी को इंप्रूव किया। कैसे आर्मी को इंप्रूव किया? सबको वेस्ट कोट देकर, सबको वो बुलेट प्रूफ टाइप जैकेट देकर, ताकि जब तलवार चले शरीर पर तो घाव कम हो या फिर हो ही ना। ठीक है बेटा, तो इस वेस्ट कोट से क्या हुआ, इसकी आर्मी थोड़ी मजबूत हो गई, यानी अगर कोई हथियार से हमला भी कर रहा है तलवार से, तो वो जो है घाव उतना नहीं लग रहा है, उतना नुकसान नहीं हो रहा है, और दोबारा अटैक करके उस सामने वाले सिपाही को मार दिया जा रहा है। तो वेस्ट कोट से फायदा तो हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। 4 रूलर्स हैं, इनका एक बार जब हम कल दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो मैं इसका एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि जो नहीं देख पाए आज, चाहे वो वीडियो की वजह से या कैसे भी, वो कल आराम से देख पाएंगे। और पर मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, अभी लास्ट में वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है?
वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है अभी लास्ट में ये बताओ मेरे को, या ऐसी रही बफरिंग होती रही है? लास्ट में ये बताओ वीडियो चली कि नहीं चली? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आकाश सर से भी हेल्प मांगूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो, ठीक है? कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, कोई सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ गया, कहीं कहीं रुकी, कोई दिक्कत नहीं। कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं है हमारी, ऑलरेडी जो है इंटरनेट की वजह से या सर्वर डाउन होने की वजह से क्लास रुकी है 2-3, उन क्लासेस को बैकअप करना है, ठीक है? तो बिल्कुल भी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको सेट करवा देता हूं। तो कल भी क्लास चलेगी, परसों भी क्लास चलेगी, और फिर मंडे से तो कंटिन्यू होगी ही। सभी लोग कल जुड़ेंगे 7 बजे, ठीक है? सभी लोग जुड़ेंगे कल 7 बजे भैया, ठीक है? चलो, तो आज यही खत्म करते हैं, कल 7 बजे मिलते हैं, और कल ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। चलो चलो, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।